हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर है चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं, ये छोटे से ट्रेड कंपनी के रूप में आते हैं। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी दूसरी यूरोपियन कंपनी की तरह, और ना सिर्फ वो इंडियन टेरिटोरी को कैप्चर करते हैं बल्कि अपना पावर एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये सब कैसे कर पाए हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था, सभी जितने पावरफुल मुगल रूलर थे उस उससे मतलब उसका लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। क्योंकि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी बैरम लोदी को हराकर। इसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और देन औरंगजेब। तो ये जो क्रम था ना, ये सभी जो थे पावरफुल मुगल रूलर थे। औरंगजेब, आज जो आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया के बड़े से लार्ज पार्ट पर औरंगजेब का कब्जा था और शासन कर रहा था। अगर आपको मैप के थ्रू मैं समझाऊं तो आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है ना एरिया आप देख रहे हैं यहाँ तक, वो सभी एरिया जो थे एक बड़े भूभाग पे। और ये पार्टीशन से पहले है, ये ये बिफोर पार्टीशन से पहले का है, ये जो नक्शा दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या था, इतने बड़े भूभाग पर औरंगजेब का उस समय कब्जा था, उसके मरने से पहले। इसके बाद क्या होता है, 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, 1707 में आफ्टर आफ्टर हिज डेथ, 1707 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। क्योंकि मुगल एम्पायर असल में औरंगजेब के मरने के बाद से कोई ऐसा मुगल रूलर नहीं आया जो कैपेबल हो और रूल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर हो। इसकी सेना भी कमजोर हो चुकी थी। जो खजाने थे औरंगजेब के समय कंसिस्टेंटली उसने लड़ाइयाँ लड़ी थी, इससे जो खजाने थे, शाही खजाने, तो भी खत्म हो चुके थे। तो अपनी सेना को देने के लिए जो बात की, जो मुगल रूलर थे औरंगजेब के पास, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी सेना को दे। इससे सेना इंडिसिप्लिन हो गई। और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमले ने भी और स्थिति को और बिगाड़ दिया। और धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है। और जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, अपनी पतन की तरफ चलने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो औरंगजेब के समय अलग अलग जब मुगल गवर्नर थे, अलग अलग प्रोविंसेस में वर्क करते थे, उसमें उन्हें सुधार कहा जाता था गवर्नर को। तो प्रोविंसेस होता है, जैसे आप आज इंडिया देख रहे हैं, इंडिया का अलग अलग स्टेट है। उसी तरह से उस समय क्या था कि औरंगजेब के समय अलग अलग प्रोविंस होते थे, और वहाँ गवर्नर हेड होते थे जो पूरी प्रोविंस को कह सकते हैं कि कंट्रोल करते थे। तो इसमें क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट था बंगाल, हैदराबाद और अवध। ये जो थे ना, ये तीन इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे मुगल एम्पायर के समय। पंजाब भी था, पंजाब भी मतलब एक और था, मगर तीन इम्पोर्टेंट थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगता है, और आप जानते हैं जो मुगल एम्पायर का जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। तो इसके क्या बात क्या होता है कि जैसे जैसे डिक्लाइन होने लगते हैं, तो ये जो है मुगल गवर्नर और जो बिग बड़े जिम्मेदार होते थे, वो खुद को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक स्वतंत्र अपना खुद का किंगडम बनाना शुरू करते हैं, ये रीजनल किंगडम के रूप में उभरने लगते हैं। अब क्या होता है कि जब जब नए नए अब इंडिपेंडेंट जब किंगडम बनने लगते हैं, तो जो पावरफुल जो रीजन होता था ना दिल्ली, अब धीरे धीरे वो इफेक्टिव नहीं रह जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि दिल्ली का जो पावर जो कंट्रोल होता था ना इन प्रोविंसेस पे, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे जैसे अब औरंगजेब के मरने के बाद से दो चेंजेस होते हैं। एक तो अलग अलग जो प्रोविंसेस है वो क्रिएट होने लगते हैं, जो प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। और दूसरे थे पता है, और दूसरा था जो यूरोपियन कंपनी थे, अब जो इंडिया में आने लगते हैं ना, धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपना पावर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब सेंटर ही कमजोर हो जाता है, तो इनको पूरा मौका मिलता है अपना पावर बढ़ाने को। तो धीरे धीरे वो ये सब कैसे कर पाते हैं, इसको हम इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी होता है 1700 के बाद, ठीक है, 1700 के बाद होता है 18th सेंचुरी। तो सेकेंड हाफ आपका है, यानी कि 1750 के बाद, सॉरी 1750 के बाद जो है, 1750 के बाद से क्या होता है कि न्यू पावर वाज इमर्जिंग इन द पॉलिटिकल हॉराइजन। अब इंडिया के राजनीतिक जो परिवेश था, उसमें एक नए पावर का इमर्ज होना शुरू होता है। वो था यूरोपियन कंट्री, उसको उसको बोलते हैं यूरोपियन कंट्री का यूरोपियन कंट्री था ब्रिटिश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1750 के बाद से अब भारत की जो राजनीति उसमें एक नए पावर के रूप में उभरना शुरू होता है। Did you know that the British originally came at the small trading company and knew and were reluctant to acquire territory? उनकी कोई इच्छा नहीं थी। जो ब्रिटिश कंपनी थे ना, ओरिजिनली जो इंडिया थे छोटे से कंपनी के रूप में आए थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी यहाँ आके टेरिटोरी कैप्चर करने की।
तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, हाउ डिड दे कैम टू मास्टर ऑफ द वास्ट एम्पायर, फिर वो कैसे इतने बड़े कंट्री के मालिक बन बैठे, इतने बड़े एम्पायर के मालिक बन गए। तो इस चैप्टर के थ्रू हम वन बाय वन सारे हेडिंग के थ्रू हमको समझेंगे। आप इस फिगर को देख लीजिए, ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये बाबर, ये लास्ट वो पावरफुल मुगल रूलर है। बाबर के बाद जो बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की, धीरे धीरे जितने मुगल एम्पायर थे उनमें सबसे लास्ट मुगल एम्पायर थे और बहादुर शाह जफर। इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये अहमद शाह, ये जो दिख रहे हैं आप, ये है लास्ट पावरफुल मुगल रूलर बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 का जो मूवमेंट हुआ था ना, इसमें उन्होंने सिंबॉलिक लीड किया था। हालांकि डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर जो रिबेल करने वाले थे उन्हें अपना लीडर के रूप में मानते थे और इन्हीं के अंडर में रख के उन्होंने रिबेल किया था। तो इसको हम एक अलग चैप्टर है इसी हिस्ट्री के बुक में, तो हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है ना कि जो 1857 को दबाने के बाद अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, रंगून भेज दिया, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से एक चार्टर के थ्रू जो पद होता है मुगल एम्पायर का, उसको भी कैंसिल कर, उसको भी मतलब खत्म कर दिया जाता है पोस्ट को। और जो इसके इनके बेटे थे ना, इनको उन्हीं के सामने गोली से बहुत बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो यूरोपियन कंपनी थे, कैसे इंडिया आए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये कोई तुक नहीं है ना कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर को डाल दिया जाए, इसे समझने में भी कई डाउट होता है, क्योंकि क्रॉनिकली अगर हिस्ट्री को समझा जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने सोचा हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में डालूंगा, ताकि आप इसे इजीली समझ पाएंगे, और ज़्यादा ब्रीफली में समझाऊंगा तो आपको भी ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। कीप वॉचिंग, बाय बाय।